गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो न्यूटन्स लॉ की शीट में एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैं रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में भेज रहा हूँ। ये तो देखो अपने संडे के टेस्ट के सिलेबस में हमको न्यूटन्स लॉ की शीट में केवल एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 इसी को करना है। एक्सरसाइज 2 जो है उसको हम नेक्स्ट वीक में अगले वीक में करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जो जेईई 2009 में पूछा गया था। ये किसी बच्चे ने पूछा था ये क्वेश्चन। इसको एक बार देख लेना, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई रिजिड वायर है और इसको मोड़ करके हमने इसको पैराबोलिक शेप में मोड़ दिया है और इसके कर्व की इक्वेशन हमको y इक्वल टू kx स्क्वायर ये दे रखी है। ठीक है ना? और इस वायर को हमने वर्टिकल प्लेन में रखा है। अब देखो इस वायर के अंदर हमने m मास की किसी छोटे से मोती को या छोटे से बीड को पिरो दिया है और हमको दे रखा है कि वायर और इस मोती के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। तो कोई कॉमन सेंस से बता सकता है कि शुरू में तो ऑब्वियसली बीड बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे ही होगा, लेकिन अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इस पूरे पूरे वायर को एक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट करते हैं। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, इस पूरे वायर या पूरी फ्रेम को आगे की ओर एक्सेलरेट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में मोती पीछे की ओर चला जाएगा। और बताओ किस फोर्स के कारण? स्यूडो फोर्स के कारण, है ना? इस पूरी फ्रेम को आगे की ओर एक्सेलरेट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में मोती पीछे की ओर चला जाएगा। तो हमको देखना है कि जब ये बीड वायर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, मतलब वायर के रिस्पेक्ट में रुक जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो हमको देखना है कि उस पोजीशन पर वायर का या इसके टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा वो देखना है। और फिर हमको पूछा है कि जब ये वायर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब इस बीड का y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है ना? और तुम खुद बताओ कि इस बीड की y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है, मतलब इनडायरेक्टली x कोऑर्डिनेट पूछा है, ठीक है? तो बस हमको ये पूछा है कि वायर के रिस्पेक्ट में जब बीड इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब ये थीटा कितना होगा और इसका y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना? तो चलो कोई स्मार्ट पर्सन हो, है ना? कोई स्मार्ट पर्सन हो तो फोटो देखते ही दिमाग में आ गया कि इस बार भी पूरी पूरी फ्रेम को एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना? देखते ही पता चल गया होगा। इस बार भी पूरी पूरी फ्रेम एक्सेलरेट हो रही है। ये तो हमको रटा हुआ है कि पूरी फिजिक्स में कभी भी पूरी पूरी गाड़ी या पूरी पूरी फ्रेम एक्सेलरेट हो रही हो तो ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे? स्यूडो फोर्स का। ये तो यहाँ भी ये पूरी पूरी फ्रेम को एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, तो बस हम सिंपली स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम सिंपली फ्रेम के अंदर से देखते हैं, मतलब फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं और देखते हैं कि अंदर से देखने पर इस मोती पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखना है। ठीक है ना? तो तुम आराम से बताओ, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें तो इस बीड पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे? एक तो इस बीड का खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा। और बताओ और कौन-सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। फिर तुम देखते ही बताओ कि इस पूरी पूरी फ्रेम को आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में इस बीड पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा, है ना? इस बीड पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। तो बस पक्का बोल सकते हैं। इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें तो बीट पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा और पूरी फ्रेम को आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। और एक और नॉनसेंस फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन है प्रेसिंग फोर्स। हमको पता है ये जो बीड है वो इस वायर को रेडियली बाहर की ओर धक्का देगी, तो एज ए रिएक्शन है जो वायर है वो बीड को रेडियली अंदर की ओर धक्का देगा। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे चिरकुट क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकल जाता है। ये तो मेनली फोर्स एक तो mg और एक पीछे की ओर स्यूडो फोर्स ma फील होगा। अब चलो तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि इस बार
ये देखते बताओ इस बार ये वायर की सरफेस टेढ़ी है ना, तो इस बार mg और ma दोनों पूरे स्लाइड नहीं कराएंगे, इनका एक कंपोनेंट ही स्लाइड कराएगा। ये तो इनके कंपोनेंट करते हैं। एक बात बताना भूल गया, ये तो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि वायर है, इसके टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल इस इंस्टेंट पे थीटा है ना, तो बस हम बोल सकते हैं कि mg और ma पूरे स्लाइड नहीं करा रहे हैं, इनका एक कंपोनेंट ही स्लाइड कराएगा, तो इन दोनों के कंपोनेंट कर लेंगे। एक तो वायर के अलोंग मतलब टेंजेंशियल और एक वायर के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। एक तो mg के कंपोनेंट करते हैं, तो बताओ mg का भी एक कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा और एक वायर के परपेंडिकुलर होगा, और ऐसे स्यूडो फोर्स के भी कंपोनेंट करेंगे, तो स्यूडो फोर्स का भी एक कंपोनेंट तो टेंजेंशियल होगा और एक कंपोनेंट वायर के परपेंडिकुलर होगा। पहले ma के कंपोनेंट करते हैं, तो तुम खुद बताओ कि स्यूडो फोर्स ma है और इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ma का ये कंपोनेंट कितना हो गया ma cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब है ma sin थीटा। ये तो इसकी हो गई। अब mg के कंपोनेंट करने हैं तो पहले एंगल देखना है, तो तुम आराम से बताओ कि ये एंगल थीटा है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री थीटा। तो mg है और इसके साथ एंगल बन रहा है, इसलिए mg का ये कंपोनेंट तो mg cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब ये कंपोनेंट mg sin थीटा। बस कंपोनेंट कर लिए ना, बस अब तो साफ-साफ देख सकते हैं कि इसमें कौन से कंपोनेंट स्लाइड कराएंगे, mg sin थीटा और ma cos थीटा, है ना? तो ये क्लियरली दिख रहा है, इसमें mg cos थीटा और ma sin थीटा ये दोनों कंपोनेंट तो वायर के परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों तो दबाने का काम करेंगे, है ना? और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताए बीड इस वायर को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। तो बताओ बीड और वायर के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। तो मैंने पहले ही बताया था, ऐसे चिल्लर क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकल जाता है। ये तो फालतू निकाला, ठीक है? ये हमको पता है कि ये दोनों फोर्स तो दबाने का काम करेंगे, तो बीड और वायर के बीच प्रेसिंग फोर्स इतना हो जाएगा। तो ये तो पूछा नहीं है, फिर भी हमने इम्प्रेस करने के लिए निकाल लिया। बाकी बताओ तुम, इसमें ma cos थीटा और mg sin थीटा, तो बताओ ये दोनों कंपोनेंट वायर के अलोंग है मतलब टेंजेंशियल है, तो ये दोनों कंपोनेंट स्लाइड कराएंगे, है ना? और हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि mg sin थीटा थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो वायर के रिस्पेक्ट में बीड नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा, और ma cos थीटा थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो वायर के रिस्पेक्ट में बीड ऊपर की ओर स्लाइड कर जाएगा। बस हमको वायर के रिस्पेक्ट में बीड को फिसलने से रोकना है। ये तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि वायर के रिस्पेक्ट में बीड को फिसलने से रोकना है या वायर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में रखना है, तो उसके लिए ये दोनों कंपोनेंट है ना, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। तो बताओ इधर की ओर तो कितना है, ma cos थीटा इक्वल टू टेंजेंशियली नीचे की ओर कितना है, mg sin थीटा, दोनों एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। सॉल्व कर सकते हैं ना? तो बताओ सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसल, cos थीटा को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो बताओ cos थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू जी, और cos थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो sin थीटा अपन cos थीटा, जिसको tan थीटा लिख सकते हैं। ये तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ गया, जी tan थीटा, इधर लिख देता हूँ, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a इक्वल टू जी tan थीटा, या हमको tan थीटा देखना है, या तो g को इधर ट्रांसफर करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू a बाय जी, तो इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो कंफर्म बोल सकते हैं कि बीड को फिसलने से रोकने के लिए ये दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए, मतलब ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू a बाय जी, मतलब बोल सकते हैं कि जब बीड वायर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब इसकी टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल इतना होगा, tan थीटा इक्वल a बाय जी होगा, ठीक है? अब देखो, अब हमको देखना है कि इस टाइम पे इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा वो देखना है, तो उसके लिए हमको tan थीटा निकालना होगा और ये tan थीटा निकालना मैंने फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में तुमको क्लियरली बताया था, है ना? तो
अब हमको मेनली tan थीटा निकालना है ना। ये तो देखो फ्रिक्शन वाले पार्ट में मैंने क्लियरली बताया था कि बताओ इस बार इस कर्व या इसके टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा इस कर्व का स्लोप, और कर्व का स्लोप कितना होता है dy बाय dx है। तो मैं ऊपर अलग से लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, ये मैथमेटिकल टूल में भी पढ़ा था और फ्रिक्शन में ही बताया था, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस कर्व या कर्व के टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो, तो tan थीटा क्या होगा इस कर्व का स्लोप, और हमको पता है कि किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है dy बाय dx। बस कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू kx स्क्वायर दे रखी है, तो dy बाय dx के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा k, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यह लिख देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो tan थीटा कर्व का स्लोप होगा, और कर्व का स्लोप dy बाय dx होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2kx। बस सॉल्व कर सकते हैं ना, तो tan थीटा को कर्व का स्लोप बोल सकते हैं, मतलब dy बाय dx होगा मतलब 2kx होगा, इक्वल टू कितना आ गया a बाय g, इससे x निकालना है, तो 2k को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू a बाय 2g इंटू k। बस हम बोल सकते हैं कि जब बीट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो इस, है ना, तो इस वायर का हॉरिजॉन्टल से एंगल तो tan थीटा इक्वल a बाय g होगा, और इस इंस्टेंट पे इसका x कोऑर्डिनेट a बाय 2g इंटू k होगा। x कोऑर्डिनेट इतना होगा मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस भी इतनी होगी, ये आंसर होगा इसका। हाँ बच्चों देखो, न्यूटन्स लॉ का जे 2008 में भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो अपनी शीट से हट गया है, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो जस्ट क्वेश्चन सुन लेना। ये तो देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ग्राउंड की कोई ऐसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना भाई, ग्राउंड की स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उसके ऊपर मास की ऐसी दो बॉल्स रख दी है ना, इस टाइप से स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उसके ऊपर मास की ऐसी हमने दो बॉल्स रख दी है, ठीक है ना, और इन दोनों बॉल को 2L लेंथ के धागे से जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों बॉल्स को हमने 2L लेंथ के धागे से जोड़ दिया है, ठीक। अब ऐसा कर रहे हैं कि धागे के जो मिडिल पॉइंट है उसको F के कांस्टेंट फोर्स से ऊपर की ओर खींचते हैं। ये तो वही कि धागे के मिडिल पॉइंट को F के कांस्टेंट फोर्स से ऊपर की ओर खींचते हैं। तुम बताओ कि धागे के मिडिल पॉइंट को अगर ऊपर की ओर खींचेंगे तो उसके कारण धागे का ये मिडिल पॉइंट तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बदले में जो बॉल्स है वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगी। ये तो कॉमन सेंस सोच सकते हैं, मिडिल पॉइंट को ऊपर की ओर खींचेंगे तो मिडिल पॉइंट तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बदले में ये जो बॉल्स है वो एक दूसरे के पास आएंगी। ये तो हमको पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर इन दोनों बॉल्स की भी टोटल डिस्टेंस 2x हो, बताओ टोटल डिस्टेंस 2x होगी तो ये भी डिस्टेंस x और ये भी x। तो बस हमको पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर इन दोनों बॉल्स की भी टोटल डिस्टेंस 2x हो जाए, उस इंस्टेंट पर हर एक बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है ना। तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। वही हमको दे रखा है कि स्मूथ सरफेस पर मास की दो बॉल्स हैं, 2L लेंथ के धागे से जुड़ी हुई हैं। धागे की टोटल लेंथ 2L है तो ये भी L और ये भी L होगी। अब धागे के मिडिल पॉइंट को F के कांस्टेंट फोर्स से ऊपर की ओर खींचते हैं ना, तो कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि मिडिल पॉइंट को ऊपर की ओर खींचेंगे तो धागे का मिडिल पॉइंट तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बॉल पास में आएंगी ना। जिस इंस्टेंट पर इनके बीच टोटल डिस्टेंस 2x है, उस इंस्टेंट पर हर एक बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली होगा। तो उस इंस्टेंट पर हर एक बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना, ठीक है ना। तो इसको कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि धागे के मिडिल पॉइंट को F फोर्स से खींच रहे हैं तो इन रस्सियों में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि धागे के मिडिल पॉइंट को F फोर्स से खींच रहे हैं तो इन धागों में टेंशन्स कितनी होगी वो देखना है। तो बस तुम बताओ कि पहले हमको, है ना, मिडिल पॉइंट पर F का फोर्स लगा रहे हैं, धागों में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मिडिल पॉइंट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि धागे का जो मिडिल पॉइंट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब अकेले इस मिडिल पॉइंट या जंक्शन पॉइंट पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो बताओ
इस जंक्शन पॉइंट पे एक तो एफ फोर्स हम लगा रहे हैं वो लगे, सॉरी, सबसे पहले बताओ धागे का है ना, धागा मासलेस है तो धागे का मिडिल पॉइंट भी मासलेस होगा, इसलिए इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स तो नेग्लिजिबल होगा। बस इस पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो एफ फोर्स हम लगा रहे हैं वो लगेगा, उसके बाद बताओ टेंशन, तो बताओ धागे का ये वाला जो पार्ट है वो भी इसको खींचेगा। मिटा है। एकदम बोल सकते हैं कि धागे का ये वाला भी पार्ट इसको खींचेगा टेंशन टी से, और साथ में धागे का ये वाला भी पार्ट खींचेगा टेंशन टी से। सही है ना? तो एक एक धागे के इस सिरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँगे। तो इस पे एक तो एफ फोर्स हम लगा रहे हैं वो, उसके बाद धागे का ये वाला पार्ट भी खींचेगा टेंशन टी से और ये भी खींचेगा टेंशन टी से। ये तो बस आराम से बताओ कि एफ सीधा ऐसे ही रहने देंगे और टेंशन टी टेढ़े हैं तो इसके कंपोनेंट कर लेंगे। चलो ऐसा करते हैं कि आसानी के लिए इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। बताओ ये एंगल थीटा होगा तो सिमेट्रिकली ये भी थीटा होगा। तो बस टी टेढ़े हैं तो इसके कंपोनेंट करते हैं। चलो पहले इस टी के कंपोनेंट करते हैं। तो बताओ इस टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आगे की ओर होगा और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर, और इस टी के भी कंपोनेंट करते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पीछे और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे। चलो कंपोनेंट की वैल्यू देखते हैं। तो द टेंशन टी है और इसके साथ एंगल बन रहा है, इसे टी का एक कंपोनेंट टी cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब टी sin थीटा। वैसे इधर भी टेंशन टी है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये टी cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब टी sin थीटा। ठीक है? तो देखो ये चीज़ मैंने न्यूटन्स लॉ में क्लियरली बताई थी कि बताओ धागे का सिरा मासलेस है, इसलिए रुका हो तब भी फोर्स बैलेंस कर सकते हैं और मूव कर रहा हो तब भी फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया था, या किसी महामूर्ख ने वो चीज़ ढंग से उस टाइम पे नहीं देखी हो, ठीक है? या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मूर्खों टाइप से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि बताओ धागे के सिरे को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो बताओ धागे के सिरे के लिए न्यूटन्स लॉ क्या बनेगा? धागे के सिरे पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू सिरे का एक्सेलरेशन। अब बताओ धागे का सिरा मूव कर रहा है मतलब धागे के सिरे का एक्सेलरेशन तो होगा, एक्सेलरेशन को ऐसा लिखते है तो वही कि धागे के सिरे पर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू धागे के सिरे का एक्सेलरेशन। तो तुम बताओ कि धागे का सिरा मूव कर रहा है मतलब धागे के सिरे का एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन मास टेंड्स टू जीरो होगा। ये तुम खुद बताओ कि जो धागा है वो मासलेस है, तो धागे का जो सिरा है या धारे धागे का जो मिडिल पॉइंट है वो भी मासलेस होगा। ये तो बोल सकते हैं कि धागा मासलेस है, तो धागे का सिरा या जो मिडिल पॉइंट होगा वो भी ऑलमोस्ट मासलेस होगा। तो ध्यान रखना कि धागे के सिरे का एक्सेलरेशन भले ही होगा, लेकिन ये सिरा मासलेस है तो मास टेंड्स टू ज़ीरो है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई भी ज़ीरो होगा, और इसका मल्टीप्लाई टेंड्स टू ज़ीरो होगा मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी टेंड्स टू ज़ीरो होगा। इसलिए हम बिंदास फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। देखो ये चीज़ मैंने है ना, ये चीज़ मैंने न्यूटन्स लॉ में पुली वाले पार्ट में तुमको बिल्कुल चमका करके बताई थी। देखो, अब मूर्खों टाइप से ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है? आगे अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी कोई मासलेस ऑब्जेक्ट हो, है ना? ध्यान रखना कि कभी भी कोई हल्का या मासलेस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना? ये धागे का है सिरा, ध्यान रखना, ये धागे का सिरा हल्का है, मासलेस है, इसलिए रुका हो तब भी फोर्स बैलेंस कर सकते हैं और मूव कर रहा हो तब भी बिंदास फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। आगे-पीछे तो बैलेंस करने की ज़रूरत है ही नहीं। आगे की ओर भी टी sin थीटा और पीछे की ओर भी टी sin थीटा, ये दोनों तो आपस में ही कैंसल हो गए, बस हम केवल ऊपर-नीचे वाले फोर्स बैलेंस करेंगे। तो बताओ नीचे की ओर ठीक है, नीचे की ओर कितना है टी cos थीटा प्लस टी cos थीटा मतलब 2t cos थीटा इक्वल टू ऊपर की ओर कितना है f, तो इससे t हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा f बाय 2 cos थीटा। ठीक है, इससे हमको पक्का पता चल गया कि धागे के सिरे को F फोर्स से खींच रहे हैं तो उसके कारण इन धागों में टेंशन कितनी जनरेट होगी F बाय 2 cos थीटा। बस ये धागों में टेंशन तो हमने निकाल ली, ठीक है। बस धागे में टेंशन आ गई, तो अब हमको देखना है कि इस बॉल का, फिर अब हमको देखना है कि इस बॉल का ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। बस टेंशन आ गई ना, अब इस बॉल का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखना है, तो उसके लिए बॉल को कंसीडर करते हैं, मतलब बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना? तो एक
बॉल का एक्सेलरेशन देखना है तो बॉल को कंसीडर करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब अकेली बॉल पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखना है। और थोड़ी स्मार्टनेस रखना कि बॉल हॉरिज़ॉन्टली मूव करेगी ना, तो हवा में उड़ थोड़ी रही है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमेशा ज़मीन के कॉन्टैक्ट में ही है। तो बस बॉल हॉरिज़ॉन्टल मूव कर रही है, ठीक है? मतलब हमको इस बार केवल हॉरिज़ॉन्टल फोर्सेस से मतलब होना चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो तुम आराम से बताओ। इनकी बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस बॉल पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल यूज़लेस होगा क्योंकि हमको है ना एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो हमको केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब है, mg यूज़लेस होगा। ठीक है ना? एक और नॉनसेंस फोर्स की ये बॉल जमीन को तो जमीन इस बॉल को धक्का देगी, तो धक्का देने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा लेकिन वो भी वर्टिकली यूज़लेस है, रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। और एक और कौन-सा फोर्स लगेगा टेंशन। तुम बताओ, ये बॉल रस्सी से बंधी हुई है ना, तो क्या रस्सी इसको खींचेगी टेंशन T से, है ना? तो उस बॉल पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा और एक रस्सी इसको खींचेगी टेंशन T लगेगा। और बताओ इस टेंशन T का कम से कम एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, तो बताओ टेंशन T टेढ़ा है तो इसके कंपोनेंट कर लेंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आराम से बताओ कि ये एंगल थीटा है तो ये भी अल्टरनेटिव एंगल थीटा, इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे T का एक कंपोनेंट T cos थीटा और ये कंपोनेंट T sin थीटा। बस बताओ इस बॉल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है? ओनली T sin थीटा, यही मीनिंगफुल है थीटा। बस अकेले इस बॉल के लिए न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं ना, अकेले इस बॉल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स कितना है? केवल T sin थीटा इक्वल टू बॉल का मास m इनटू इसका एक्सेलरेशन a। सही है ना? तो इसे a निकाल सकते हैं, m को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ गया? T sin थीटा upon m ना? तो एक m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो a कितना आ गया? T sin थीटा इंटू m, ऐसा लिख देता हूँ। sin थीटा t बाय m इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है? इसमें t की वैल्यू रख सकते हैं। बताओ t की वैल्यू क्या रख सकते हैं? f बाय 2 cos थीटा ये रख सकते हैं। ठीक है, इस बॉल का एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया? ये f बाय 2m को तो अलग करते हैं और इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा? sin थीटा अपन cos थीटा, और sin थीटा अपन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। बस हमको tan थीटा कितना होगा वो देखना है, मतलब जिस इंस्टेंट पर दोनों बॉल के बीच टोटल डिस्टेंस 2x हो, उस इंस्टेंट पर tan थीटा कितना होगा वो देखना है। बस tan थीटा के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं ना, इसको कंसीडर करें इसको करें, बात तो एक ही है ना। बस tan थीटा के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं। तो बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस L है, परपेंडिकुलर x है, तो बताओ बेस कितना हो जाएगा? रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना? इतना आता होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस x है, सॉरी हाइपोटेनस L है, परपेंडिकुलर x है, तो ये वाली साइड या बेस कितना हो जाएगा? रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो बस अब इस ट्रायंगल में tan थीटा निकाल सकते हैं ना, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है तो tan थीटा कितना होगा? सिंपली परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर तो कितना है? x अपन बेस कितना है? रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इस बॉल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? f बाय 2m, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं x अपन रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इतना आ गया। और समझते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इतना है तो सिमेट्रिकली इसका एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा। अगर कोई पूछे कि दोनों बॉल का आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी निकाल सकते हैं ना। देखते बताओ कि इन दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे, तो इन दोनों बॉल का आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? a प्लस ए मतलब 2a हो जाएगा, वो निकाल सकते हैं, ठीक। एक और कई बार चीज पूछी जाती है ना? इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी जाती है। तो कई बार हमको पूछता है कि अ, किस x पर या किस थीटा पर ये बॉल ऊपर उठने लगेगी। ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ
टाइम के बाद बॉल ऊपर उठने लगे, तो बस ये भी कई बार पूछा जाता है कि बॉल ऊपर उठ जाए उसके लिए क्या कंडीशन होगी, वो पूछ सकता है। ये तो कोई कॉमन सेंस से बोल सकता है कि बॉल ऊपर उठ जाए उसके लिए क्या होना चाहिए? सिंपली उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो बताओ उठाने वाला फोर्स कितना है? T cos थीटा दैट शुड बी ग्रेटर देन दबाने वाला फोर्स mg। जैसे उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स से बराबर या ज़्यादा हो गया तो बॉल ऊपर हो जाएगी, ठीक? ऊपर उठ जाएगी। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये तो इसमें क्वेश्चन में बस इतना ही लिख देना। इसमें लिखना फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 2x। ये क्वेश्चन में लिख देना। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 3 का पार्ट सेकंड देख लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो AEEE 2010 में आया था, ये रिलेटिव मोशन की शीट में भी दे रखा है और न्यूटन्स लॉ में भी दे रखा है। ये भी किसी ने पूछा था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा है जो वापस तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है? ध्यान से देखना। देखो पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ, एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये तो इसमें हमको दे रखा है कि दो इंक्लाइन प्लेन है। हमको दे रखा है कि दोनों इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल फिक्स है और सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। इस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री और इसका 30 डिग्री है, ठीक है? अब देखो इस इंक्लाइन पर किसी ब्लॉक ए को रिलीज किया है और इस इंक्लाइन पर ब्लॉक बी को रिलीज किया है और हमको दे रखा है कि सारी सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। ये तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि छोड़ेंगे तो सरफेस स्मूथ है ना, तो छोड़ेंगे तो ब्लॉक ए भी इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड करेगा और ब्लॉक बी भी इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड करेगा। तो हमको पूछा है कि बी के रिस्पेक्ट में ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा वो देखना है ना? करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही दो फिक्स और स्मूथ इंक्लाइन है, उस पर ब्लॉक को छोड़ दिया है ना। इस पहले हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना कितना होगा वो देखना है। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, है ना? हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था। ये तो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक है वो फिक्स और स्मूथ इंक्लाइन पे रखा हुआ है। तो बताओ इस बार पूरा पूरा mg मूव नहीं कराता है। mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट mg sin थीटा यही मूव कराता है। तो बस तुम आराम से बताओ कि सरफेस के अलोंग मूव कराने वाला फोर्स कितना है, mg sin थीटा। तो बताओ इंक्लाइन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मूव कराने वाला फोर्स अपन मास मतलब g sin थीटा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी ब्लॉक स्मूथ और फिक्स इंक्लाइन पे रखा हो तो पूरा पूरा mg नहीं, mg का mg sin थीटा ही कंपोनेंट मूव कराता है। तो बस मूव कराने वाला फोर्स ओनली mg sin थीटा। तो इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास मतलब g sin थीटा। बस दोनों का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना। पहले इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो बताओ ये भी इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड करेगा और इसका एक्सेलरेशन भी g sin थीटा होगा। तो g sin थीटा कितना है, 60। ये तो बताओ कितना होगा g और sin 60 √3/2। तो ये कितना हो गया, g √3/2 ये हो गया। और ऐसे ही इसका भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो बस ये ब्लॉक भी स्मूथ इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड करेगा और इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा। तो g sin थीटा इस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री। तो g इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो सॉल्व करेंगे तो इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g/2। तो बस अब हमको देखना है कि बी के कंपैरिजन में ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। ये तो मूर्ख लोग तो क्या करते हैं कि बी का एक्सेलरेशन इतना है, ए का इतना है, तो बी के कंपैरिजन में ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन g√3/2 माइनस g/2 ऐसा कर देते हैं। तो ध्यान रखना मूर्ख लोग ऐसा करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जैसे a2 और इसका a1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो गधों टाइप से a1 माइनस a2 में तो दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन सोच के बताओ कि इस बार रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट दोनों को सबट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तुम बताओ कि अगर दोनों के एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। तुम सोच सकते हो कि अगर दोनों के इंक्लाइन पैरेलल होते, है ना, दोनों के इंक्लाइन
सॉरी, दोनों के इंक्लाइन प्लेन अगर पैरेलल होते तब तो इन दोनों के एक्सेलरेशन भी पैरेलल या सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब तो रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए a1 माइनस a2 कर सकते थे। लेकिन इस बार दोनों के एक्सेलरेशन अलग-अलग डायरेक्शन में है। तुम खुद बताओ कि जो ब्लॉक बी है इसका एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है और जो ब्लॉक ए इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर है। ये तो साफ-साफ दिख रहा है। इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर और इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर है। तो बताओ दोनों के एक्सेलरेशन बिल्कुल अलग-अलग डायरेक्शन में है ना? तो वही इस बार दोनों के एक्सेलरेशन बिल्कुल अलग-अलग डायरेक्शन में है, इसलिए रिलेटिव के लिए डायरेक्ट सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये तो पक्का देख सकते हैं, इन दोनों के एक्सेलरेशन अलग-अलग डायरेक्शन में है। तो बताओ अब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? कंपोनेंट करेंगे। ये तो मैंने पहले भी रिलेटिव में बताया था कि दोनों के एक्सेलरेशन अलग-अलग डायरेक्शन में है, तो इस बार रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए इनके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करेंगे। तो चलो पहले इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करते हैं। तो होता है इसका एक्सेलरेशन g√3/2 है, तो इसका एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकली नीचे की ओर होगा, ठीक है। चलो कंपोनेंट के लिए एंगल देखना है, तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी अल्टरनेटिव एंगल 60 डिग्री। तो बता इसका एक्सेलरेशन g√3/2 है और इसके साथ एंगल बन रहा है तो एक कॉस कंपोनेंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा g√3/2 का cos 60। तो कितना हो जाएगा g√3/2 इंटू cos 60 1/2। तो ये कितना हो गया g√3/4। और तुम बताओ इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब ये साइन कंपोनेंट होगा। तो बताओ g√3/2 का ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? g√3/2 का साइन 60 इतना हो जाएगा। बताओ g√3/2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3g/4। ये कंपोनेंट 3g/4 हो गया। बस इसके एक्सेलरेशन के तो कंपोनेंट कर लिए, वैसे ही ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है उसके भी कंपोनेंट करेंगे। तो बताओ ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन g/2 है, तो उसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकली नीचे की ओर। एंगल देखना है तो वही चीज, ये एंगल 30 है तो ये भी अल्टरनेट एंगल 30। तो बता इसका एक्सेलरेशन g/2 है और इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे cos कंपोनेंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा g/2 का cos 30 और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब ये साइन कंपोनेंट होगा g/2 का sin 30। वैल्यू भी रख सकते हैं g/2 cos 30 √3/2। तो ये g√3/4 और ये कंपोनेंट कितना होगा g/2 इंटू साइन 30 1/2। तो ये कितना हो गया g/4, है ना? बस दोनों के एक्सेलरेशन अलग-अलग डायरेक्शन में थे, तो इस संकट से बचने के लिए क्या किया? दोनों के एक्सेलरेशन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दिए। बस अब हम, है ना? अब हम बी के कंपैरिजन में ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख देता हूँ। है ना? अब हम बी के कंपैरिजन में ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो बस अपना वही तरीका कि बी के कंपैरिजन में ए का एक्स रिलेटिव एक्सेलरेशन अलग निकालेंगे और वाई रिलेटिव एक्सेलरेशन अलग निकालेंगे। चलो पहले हम बी के कंपैरिजन में ए का एक्स रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। देखते ही बताओ कितना होगा? बिल्कुल 0, है ना? तो तुम खुद बताओ कि बी का भी एक्स एक्सेलरेशन g√3/2 है और ए का भी एक्स एक्सेलरेशन g√3/2 है। तो बी के कंपैरिजन में ए का एक्स रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। देख सकते हैं ना? तो कह सकते हैं कि बी का भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन g√3/2 और इस ब्लॉक ए का भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन g√3/2। तो तब बी के कंपैरिजन में ए का एक्स रिलेटिव एक्सेलरेशन तो बिल्कुल 0 हो गया। मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन प्योरली वाई डायरेक्शन में या वर्टिकली नीचे की ओर होगा। अब वाई रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना है, तो साफ-साफ दिख रहा है कि दोनों के वाई एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव के लिए सबट्रैक्ट कर देंगे। तो तुम देखते बताओ
कि b का y एक्सेलरेशन g/4 है और a का y एक्सेलरेशन 3g/4 है, तो बताओ b के कंपैरिजन में a का y रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 3g/4 माइनस g/4, है ना? कह सकते हैं कि b का y एक्सेलरेशन g/4, a का 3g/4, तो b के कंपैरिजन में a का y रिलेटिव एक्सेलरेशन 3g/4 माइनस g/4, मतलब 2g/4 हो गया, या इसको g/2 लिख सकते हैं। तो बस कह सकते हैं कि b के कंपैरिजन में a का x रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 होगा, बस रिलेटिव एक्सेलरेशन केवल y डायरेक्शन में होगा, और y रिलेटिव एक्सेलरेशन g/2, तो बस अपना आंसर ये हो गया कि b के रिस्पेक्ट में a का रिलेटिव एक्सेलरेशन प्योरली y डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली नीचे की ओर होगा, और उसकी वैल्यू g/2। बस इस बार g की वैल्यू 9.8 दे रखी है, तो g/2 करेंगे तो 4.9 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कौन सा आंसर होगा? फोर्थ आंसर ये आ जाएगा। हाँ बच्चों देखो, एक्सरसाइज 3 के पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 भी किसी ने पूछा है, जो AEEE 2012 में पूछा गया था। इसको भी देख लेना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में ही किए थे। ये तो देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि m मास का कोई पार्टिकल है ना भाई, m मास का कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब हमको दे रखा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। अब इसको मूव कराने के लिए हम इस पर कोई टाइम वेरिंग फोर्स लगाते हैं, यानी इस पर मूव कराने के लिए इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और हमको दे रखा है कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और लगने वाला फोर्स F इक्वल टू एफ नॉट ई की पावर माइनस बीटी के टाइप से चेंज कर रहा है। बस फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना, तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है, और फिर इसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। तो कर सकते हैं ना? ये तो तुम देखते ही समझ गए होंगे। बताओ, ये फोर्स दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन दे रखा है, तो बस एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बार फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए इंटीग्रेशन से ही करना होगा। स्टार्ट करते हैं। ये तो भाई इस ब्लॉक पे टाइम वेरिंग फोर्स लगा रहे हैं, जो टाइम के साथ F इक्वल टू एफ नॉट ई की पावर माइनस बीटी के टाइप से चेंज कर रहा है। बस तुम आराम से बताओ कि हमको रिजल्टेंट फोर्स दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन दे रखा है, और तुम बताओ कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स को खोल करके क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया? एफ नॉट बाय एम ई की पावर माइनस बी टी। ये तो फोर्स में मास का डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन हमारे पास एफ नॉट बाय एम इंटू ई की पावर माइनस बी टी आ गया। बस अब तो हमको रटा हुआ है कि भाई एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी यहीं तक पूछा है, लेकिन इंप्रेस करना हो तो वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो एक एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालेंगे। ये तो हमको अच्छे पता है कि एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी छुपी होती है। तो बताओ, एक्सेलरेशन को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt लिख सकते हैं। तो बस वेलोसिटी v निकालनी है, तो उसके लिए dt को उधर ट्रांसफर करते हैं ना। तो तुम बताओ कि dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर तो क्या बचेगा? dv इक्वल टू RHS में क्या आएगा? एफ नॉट बाय एम ई की पावर माइनस बी टी इंटू डी टी, ये आएगा। बस अब रास्ता साफ है ना। बस अब हम दोनों इंटीग्रेट कर सकते हैं और लिमिट रखेंगे। ये बस इधर डी टी है तो टी की लिमिट, तो टी इक्वल टू 0 पर वैल्यूज दे रखी है, इससे लोअर लिमिट में है, और किसी भी जनरल टी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है तो अपर लिमिट में। इधर dv है तो v की लिमिट इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। बताओ t इक्वल टू 0 पर, या स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और किसी भी जनरल t टाइम पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो किसी भी जनरल t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं। बस सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलो डायरेक्ट बताओ, इधर ओनली dv है, तो बताओ ओनली dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट रखेंगे तो v,
माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो उसको लिख ही नहीं रहा हूँ। इक्वल टू आरएचएस में देखते हैं, बताओ आरएचएस में एफ नॉट बाय एम तो कांस्टेंट है बाहर, है ना? तो वही एफ नॉट बाय एम तो कांस्टेंट है बाहर। अब हमको इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बी टी डी टी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये चीज हम मैथमेटिकल टूल में पढ़ चुके हैं ना, तो तुम देखते बताओ कि एक्सप्रेशन बहुत नॉर्मल टाइप का दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है? ई की पावर टी जैसा दिख रहा है, बस टी की जगह कुछ और आ गया है, कौन आ गया है? माइनस बी टी। मतलब इस बार भी लकीली टी की जगह टी की लीनियर टर्म आ गई है ना? और मैंने क्लियरली बताया था मैथमेटिकल टूल में कि अगर टी की जगह टी की लीनियर टर्म आ जाए तो इंटीग्रेशन करने का वही तरीका कि पहले पूरे का इंटीग्रेशन और फिर टी का कोफिशिएंट नीचे, पहले पूरे का इंटीग्रेशन। उसके लिए कैसे पढ़ेंगे? ई की पावर समथिंग, तो बताओ ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन ई की पावर समथिंग ही होगा, समथिंग में माइनस बी टी आएगा, है ना? इनटू फिर टी का कोफिशिएंट नीचे, तो बताओ टी का कोफिशिएंट है जो माइनस बी है वो नीचे आ जाएगा। और अब लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टी। चलो सॉल्व करते हैं इसको ढंग से, ठीक है? तो बताओ एलएचएस में तो केवल v बचेगा इक्वल टू आरएचएस में एफ नॉट अपन ये माइनस एम बी, सही है ना? तो आरएचएस में एफ नॉट अपन माइनस एम बी आ जाएगा। और बस अब लिमिट रख सकते हैं, लिमिट कैसे रखेंगे? अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। बताओ अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो e की पावर माइनस बी टी आएगा, माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना होता है? 1। अब माइनस को भी अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। तो माइनस को भी अंदर ट्रांसफर करेंगे तो किसी भी जनरल t टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? एफ नॉट बाय एम बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। तो किसी भी जनरल टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी इतनी आ गई। तो चलो मैं लिख देता हूँ, ये एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि सॉल्व किया तो किसी भी जनरल टी टाइम पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई? एफ नॉट बाय एम बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है? अब हमको वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, मतलब हमको देखना है इस पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से चेंज करेगी, इसका रफली ग्राफ बनाना है। तो देखो कई लोग तो इतने कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ को हम सिस्टमेटिक तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखना कि कभी भी एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो तो ग्राफ को थोड़ा सा चालाकी से प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, मतलब हम देखते हैं कि t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देखेंगे। तुम बताओ इसमें t इक्वल टू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1, और e की पावर 0 1 हो गया, तो अंदर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0। और ये तो फालतू का सॉल्व किया, है ना? ये तो हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए t इक्वल टू 0 पर तो इसकी वेलोसिटी 0 वो हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है। लेकिन मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली करोगे तब भी स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 ही आएगी। फिर बताओ टाइम के साथ-साथ, है ना? फिर बताओ टाइम के साथ-साथ e की पावर माइनस टी घटेगा, है ना? e की पावर t नहीं है, माइनस टी है। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ-साथ e की पावर माइनस टी घटेगा। तो बताओ e की पावर माइनस टी घटेगा तो 1 माइनस e की पावर माइनस टी बढ़ेगा। इतनी बुद्धि होगी, ठीक है? ये ध्यान रखना कि टाइम के साथ-साथ e की पावर माइनस टी घटेगा तो 1 माइनस e की पावर माइनस टी बढ़ेगा, और ये चीज बढ़ेगी मतलब इसकी वेलोसिटी भी टाइम के साथ बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी भी टाइम के साथ बढ़ेगी इस टाइप से, ठीक? अब चलो अब हम देखते हैं कि लंबे टाइम के बाद, है ना? हम देखते हैं कि लंबे टाइम के बाद या लंबे टाइम के बाद जो होता है उसको मैथमेटिक्स में t टेंड्स टू इनफाइनाइट बोलते हैं। बस हम देखते हैं कि लंबे टाइम के बाद या t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है। ये चलो तुम देखते ही बताओ।
है ना? जब तुम देखते ही बताओ कि इसमें t इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, है ना? तुम देखते ही बताओ कि इसमें t इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये नमूना क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। और बताओ e की पावर माइनस इनफाइनाइट को 1 अपन e की पावर इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो 1 अपन e की पावर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और 1 बाय इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। है ना? तो ये कर सकते हैं यार कि हमको देखना है कि लंबे टाइम के बाद ये t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना। तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन में t की जगह इनफाइनाइट रख देंगे। बताओ t की जगह इनफाइनाइट रख देंगे तो ये नमूना क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपन e की पावर इनफाइनाइट। तो 1 अपन e की पावर इनफाइनाइट क्या बन गया, इनफाइनाइट। और 1 अपन इनफाइनाइट कितना होता है, 0। बस हम बोल सकते हैं कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। और ये चीज 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी कितनी बचेगी, f नॉट बाय m b है, m नॉट का भी है, तो बोल सकते हैं कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, ये 0 हो जाएगा। तो बताओ वेलोसिटी कितनी बचेगी, f नॉट बाय m b। तो हम बोल सकते हैं कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी, एफ नॉट बाय एम बी होगी। ठीक, तो बस ग्राफ ऐसा बनेगा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0, फिर उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। e की पावर माइनस टी को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और लंबे टाइम के बाद या t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसकी वेलोसिटी एफ नॉट बाय एम बी इतनी स्टेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये थर्ड जो आंसर है वो करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। वैसे तो सेकंड भी ऐसा ही दिख रहा है लेकिन सेकंड में t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसकी वेलोसिटी हमको कितनी दे रखी है, एफ नॉट बी बाय एम दे रखी है, जो कि गलत है। t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे या लंबे टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी एफ नॉट अपन एम बी होगी। ये जैसे क्वेश्चन से डरना मत, रेक्टिलिनियर मोशन में किए थे हमने कि कभी भी वेरिएबल फोर्स हो, बस फोर्स है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का सिंपली एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 3 में पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3 जो जेईई मेंस 2019 में आया था, ये भी किसी ने पूछा है। ये और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन अपने जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं जो थोड़े बहुत मैथमेटिकल होते हैं। ठीक, और इस क्वेश्चन को तो करेंगे लेकिन इस क्वेश्चन के पहले एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये तो ये चीज 12th के मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, है ना, 11th में नहीं बताते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया है तो देख लेना। एक्चुअली 12th में बच्चे फॉर्मूला पढ़ते हैं इसलिए क्वेश्चन इजीली कर लिया था बच्चों ने। ठीक, ये तो क्वेश्चन करने के पहले इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो 12th के मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। ये तो देखो कई बार ऐसा होता है कि हमको इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करना होता है। ये तो ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए, जहाँ ए कोई कांस्टेंट है। ठीक, जैसे कि इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसा नमूना हो तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 अपन ए की जगह 5 tan इनवर्स x बाय a की जगह 5, इस तरह से कर सकते हैं। चलो अब इस मेन क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज इसको ध्यान से देखना। देखो हमको दे रखा है कि जमीन की सरफेस है, यहाँ से m मास की किसी बॉल को v नॉट वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका है। मैं चलो v नॉट की जगह u शब्द यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो ये बॉल को u वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका है। तो बताओ पहले बॉल ऊपर जाएगी, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद बॉल पलट करके नीचे आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो हम सभी को पता है कि इस बॉल पे इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg तो लगेगा ही, लेकिन साथ में एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है। और हमको दे रखा है कि एयर के कारण जो रेजिस्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड m गामा v स्क्वायर है, मतलब एयर का रेजिस्टिव फोर्स वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है। तो बस हमको पूछा है कि बॉल को यहाँ से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। फिर इसको करते हैं। तो ये बॉल को u वेलोसिटी फेंका है ना, तो बॉल ऊपर जाएगी,
ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम पूछा है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले इतना तुमको देखते ही पता चल गया होगा कि बॉल पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स mg तो कांस्टेंट है, लेकिन एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है वो वेरिएबल है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम नहीं कर सकते, इस बार भी हमको बेसिक इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। तो चलो, कोई बॉल को u की वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका है ना, तो बस जैसे-जैसे बॉल ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी। तो चलो मान लेते हैं, है ना? चलो मान लेते हैं कि बॉल की वेलोसिटी लगातार घट रही है, और चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल t टाइम पर बॉल की वेलोसिटी v हो गई। हमेशा ऐसे ही करते हैं ना? ये तो यहाँ भी वही मानते हैं कि बॉल की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है और किसी भी जनरल t टाइम पर बॉल की वेलोसिटी v हो गई, ऐसा मान लेते हैं। तो बस इस इंस्टेंट पर बॉल पर फोर्स कौन-कौन से लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम बताओ, इस बॉल पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, है ना? बॉल पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, और बताओ और कौन सा फोर्स? एयर का फ्रिक्शन, मतलब एयर का रेजिस्टिव फोर्स। और हमको अच्छे पता है कि एयर का फ्रिक्शन या एयर का रेजिस्टिव फोर्स हमेशा टांग अड़ाने वाला होता है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिंग होता है। तो तुम बताओ कि अभी बॉल ऊपर की ओर मूव कर रही है ना? तो अभी बॉल ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो टांग खींचने के लिए एयर का रेजिस्टिव फोर्स नीचे की ओर लगेगा, और एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? m गामा v स्क्वायर। तो बस बोल सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v हो, तो एक तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, और बॉल ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो टांग खींचने के लिए एयर का रेजिस्टिव फोर्स नीचे की ओर लगेगा, और एयर का रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी है? m गामा v स्क्वायर है। बस ये दोनों फोर्स लगेंगे ना, बस हम देखते हैं कि इस इंस्टेंट पर इस ब्लॉक पर, है ना, इस इंस्टेंट पर इस बॉल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, mg भी नीचे की ओर है और एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे की ओर है, दोनों नीचे की ओर इससे जुड़ जाएंगे ना, तो बस बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर, है ना, किसी भी जनरल इंस्टेंट पर बॉल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? सिंपली mg प्लस, सॉरी, ये तो हम बोल सकते हैं किसी भी जनरल इंस्टेंट पर ये दोनों फोर्स नीचे की ओर जुड़ जाएंगे ना, तो किसी भी जनरल इंस्टेंट पर बॉल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? mg प्लस m गामा इंटू v स्क्वायर इतना लगेगा, लेकिन ये रिजल्टेंट फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। ये तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर बॉल पर रिजल्टेंट फोर्स mg प्लस m गामा v स्क्वायर, लेकिन ये वेलोसिटी के अपोजिंग है, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो रिजल्टेंट फोर्स इतना हो गया। बस अब आराम से बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स आ गया, तो इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना? तो तुम आराम से बताओ कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो बताओ, m कैंसिल हो जाएगा ना, या चाहो तो इसमें माइनस ये m को कॉमन ले सकते हो, m को कॉमन लेंगे तो g प्लस गामा v स्क्वायर ये आ जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इतना है ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो गया। तो बताओ, इससे बॉल का एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस ऑफ गामा वी स्क्वायर प्लस जी। तो बॉल का एक्सेलरेशन माइनस ऑफ गामा वी स्क्वायर प्लस जी आ गया। वैसे तो इसी में आगे प्रोसीड कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना कि आगे हमको इंटीग्रेशन के लिए dx अपन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए एक्स स्क्वायर या वी स्क्वायर को बिल्कुल अकेला करना होगा। ये तो ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर या वी स्क्वायर को अकेला करने के लिए हम क्या करते हैं? वी स्क्वायर के साथ जो आ रहा गामा उसको जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि अल्टीमेटली हमको ये फॉर्मूला लगाना है, तो एक्स स्क्वायर है वी स्क्वायर को अकेला करना है, तो वी स्क्वायर के साथ जो गामा आ रहा है उसको जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा? माइनस, और बताओ वी स्क्वायर को अकेला करने के लिए गामा को जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, तो गामा को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो इधर वी स्क्वायर प्लस जी, और इसमें गामा नहीं था फिर भी जबरदस्ती कॉमन लिया है, तो इस पाप को कैंसिल करने के लिए ओपन गामा करना पड़ेगा, है ना? तो बस इसका एक्सेलरेशन इतना आ गया है, लिख देता हूँ।
ठीक है, इसको थोड़ा सा सुंदर फॉर्म में जमाया तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस गामा इंटू वी स्क्वायर प्लस जी बाय गामा, ये हो गया। बस आराम से बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमको देखना है कि इस बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना है। बस हमको अच्छे पता है कि सिंपली इस एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। बस हमको अच्छे पता है कि एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी छुपी होती है ना, और हमको अच्छे पता है कि एक्सेलरेशन को खोल करके हम dv बाय dt भी लिख सकते हैं या v dv बाय ds भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार हमको सॉल्यूशन टाइम की फॉर्म में चाहिए, इससे इस बार एक्सेलरेशन को खोल करके हम क्या लिखेंगे, dv बाय dt लिखेंगे। बस अब तो सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन मत भूलना इंटीग्रेशन के पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि v वाली सारी टर्म को LHS में और बाकी कचरा टर्म को RHS में। तो v वाली टर्म को LHS में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, dv ओपन v स्क्वायर प्लस g बाय गामा, है ना, इक्वल टू ये dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस गामा dt इतना आ गया है। बस आराम से बताओ कि वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, तो रास्ता साफ है। तो बस अब हम दोनों इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखते हैं। तो इधर dt है तो t की लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, इधर dv है तो v की लिमिट इसके अकॉर्डिंग। तो बता t इक्वल टू 0 पर या स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u, v नॉट की जगह u शब्द यूज कर रहा हूँ। तो t इक्वल टू 0 पर या स्टार्टिंग में बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, u, और किसी भी जनरल t टाइम पर बॉल की वेलोसिटी निकालनी है तो v मान लेंगे। बस अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। बस तुम देखते ही बताओ कि ये टर्म किस टाइप की दिख रही है, dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसी दिख रही है ना। ये तो साफ साफ देख सकते हैं, ये जो टर्म है वो dx अपन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसी दिख रही है, लेकिन यहाँ हमको a स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर चाहिए। तो तुम बताओ कि g बाय गामा को स्क्वायर की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, रूट g बाय गामा का स्क्वायर। ठीक है, तुम बताओ कि जैसे x है तो उसको स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। वैसे ही जो g बाय गामा है उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो बताओ g बाय गामा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट g बाय गामा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसको dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में लाना है ना, इधर स्क्वायर लाना है, तो g बाय गामा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ g बाय गामा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। बस अब इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो तुम देखते ही बताओ, है ना, तुम देखते ही बताओ कि एक्सप्रेशन कैसा है, dx ओपन रूट x स्क्वायर, सॉरी, ये एक्सप्रेशन कैसा है, dx ओपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा है। और मैंने यहाँ बताया था कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dx ओपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a होता है। तो ये एक्सप्रेशन भी dx ओपन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना होगा, 1 ओपन a। तो 1 ओपन a का काम कौन करेगा, रूट g बाय गामा, फिर tan इनवर्स x बाय a। तो tan इनवर्स x की जगह तो क्या आएगा, v अपन a, तो a की जगह क्या आएगा, रूट g बाय गामा, है। तो इस टाइप से तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपन a की जगह रूट g बाय गामा, tan इनवर्स x की जगह v और a की जगह रूट g बाय गामा, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और चलो लिमिट भी रख देते हैं, लिमिट v इक्वल टू u से v इक्वल टू v इक्वल टू RHS में तो माइनस गामा कांस्टेंट है बाहर, ओनली dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट रखेंगे तब भी t आएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। तुम बताओ, ये रूट जी बाय गामा को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं ना, इस नमूने को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आरएचएस में क्या आएगा, माइनस गामा टी तो था ही, इंटू रूट जी बाय गामा और हो जाएगा, है। तो ध्यान रखना, इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आरएचएस में माइनस गामा टी तो था ही, और इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इंटू रूट जी बाय गामा आएगा। एक रूट गामा से एक रूट गामा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक रूट गामा ही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस रूट गामा इंटू रूट जी क्या हो जाएगा, रूट गामा जी इंटू टी।
तो आरएचएस में क्या बचेगा, माइनस रूट गामा जी इंटू टी, ये बचेगा। अब चलो एलएचएस में देखते हैं, लिमिट रखते हैं, तुम बताओ। ये लिमिट रखते हैं, तुम बताओ। वही पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बताओ अपर लिमिट पे v की जगह v रखेंगे, है ना, अपर लिमिट पे v की जगह v रखेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स, है ना, अपर लिमिट में v की जगह v रखेंगे तो टेन इनवर्स v अपन रूट g बाय गामा। इस नमूने को ऊपर ले जाए तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ गामा बाय g इंटू v, ये आएगा, माइनस लोअर लिमिट में v की जगह u रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स v की जगह u, तो रूट गामा बाय g इंटू u, ये आएगा, ठीक, सही है ना, इक्वल टू ये रूट g बाय गामा को उधर ट्रांसफर करेंगे, है ना ये तो रूट जी बाय गामा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस गामा टी इंटू रूट जी बाय गामा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस रूट गामा जी इंटू टी। बस इसकी वेलोसिटी और टाइम में ये रिलेशन आ गया, सही है ना, इसकी वेलोसिटी और टाइम में ये रिलेशन आ गया। बस अब हमको पूछा है कि बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। ये हमको ये पूछा है कि बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमको अच्छे पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। बस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली पूछा है कि बॉल की वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली बॉल की वेलोसिटी को क्या रख देंगे, 0। तो तब बॉल की वेलोसिटी को 0 रख देंगे तो टेन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0। ये पूरी चीज खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा, माइनस टेन इनवर्स रूट गामा बाय जी यू इक्वल टू माइनस रूट गामा जी इंटू टी। बताओ माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो टी इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 1/रूट गामा जी टेन इनवर्स, टेन इनवर्स रूट गामा बाय जी इंटू यू। इतने टाइम पर बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब इतने टाइम पर बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इस टाइप से कर सकते। ये तो क्लास में ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए थे, नहीं क्वेश्चन मैंने तुमको दिया भी था, वो बिल्कुल वैसा ही था। बस इसमें हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम पूछा है, और मैंने रेक्टिलिनियर मोशन में जो क्वेश्चन तुमसे करवाया था उसमें हाईएस्ट पॉइंट तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम हाइट पूछी थी। ये तो घर पे एक बार क्लास नोट्स में देखना, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था। बस एक ही डिफरेंस है, इसमें हाईएस्ट पॉइंट तक टाइम पूछा था, उसमें हाईएस्ट पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉल की अचीव्ड मैक्सिमम हाइट पूछी थी। मैं बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज 3 में जो जो क्वेश्चन थे सारे बता दिए, ठीक है ना। अब इसमें एक्सरसाइज 1 पे वापस आते हैं। तो एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो एक्सरसाइज 1 में पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर D6 वो उस दिन हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम तक हमने ये सिस्टम की इक्वेशन और मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम में नहीं पढ़ा था। अब पढ़ लिया तब इजीली कर सकते हैं। ये तो इसको देख लेना इस क्वेश्चन को देख लेना। देखो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर इस टाइप का कोई वेज रखा है जिसको अपने सिंपल शब्दों में गाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो गाड़ी है उसको इन्होंने बी बोल रखा है, और उसके अंदर यानी इस गाड़ी का जो स्लॉट है इसके अंदर कोई दूसरा ब्लॉक रखा है जिसको ब्लॉक ए बोला है, ठीक है। इस ब्लॉक को रस्सी से लटका दिया है, ये रस्सी किसी पुली से पास हो रही है, ये पुली वापस गाड़ी बी से ही जुड़ी है ना। तो रस्सी इस पुली से पास हो रही है, और रस्सी के दूसरे सिरे को हम दीवार से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि जो वेज या गाड़ी है उसको पकड़ करके आगे की ओर बी एक्सेलरेशन से एक्सलेट करवाते हैं, है ना। कोई अपने आप तो नहीं जाएगा ना, तो ध्यान रखना कि इस बार हम ऐसा कर रहे हैं कि हो सकता है इस गाड़ी पर कुछ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो वेज है या जो गाड़ी बी है उसको पकड़ करके स्मॉल बी के एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ इस गाड़ी को आगे की ओर एक्सेलरेट कराएंगे तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की ओर जाएगा, है ना। कॉमन सेंस सोच सकते हैं कि बताओ इस गाड़ी को आगे की ओर मूव कराएंगे तो बताओ इस धागे की लेंथ बढ़ेगी ना, इस धागे की लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इस धागे की लेंथ घटनी चाहिए,
और इस धागे की लेंथ घटनी चाहिए, उसके लिए ब्लॉक बेचारा इसको ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो वो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, इस गाड़ी को पकड़ करके आगे की ओर ले जाएँगे तो जो ब्लॉक है वो गाड़ी के रिस्पेक्ट में ऊपर जाएगा। बस हमको देखना है कि इस ब्लॉक का, है ना? इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है ना? जिस इंस्टेंट पर गाड़ी का एक्सेलरेशन बी हो, उस इंस्टेंट पर इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। दोस्त तुम आराम से बताओ, इसमें इसको गाड़ी और इसको पैसेंजर मान सकते हैं ना? तो तुम खुद बताओ कि इस बार भी गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव कर रहे हैं। मैंने तुमको चमका सॉरी एक बात बताना भूल गया, इस बार हमको इनके एक्सेलरेशन में केवल रिलेशन निकालना है, मतलब केवल L1 L2 का मेथड उतना ही लगाना है, केवल कांस्टेंट वाला मेथड का यूज़ करना है। इस बस तुम आराम से बताओ, इस बार भी गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव कर रहे हैं और मैंने चमका कर बताया था कि अगर कभी भी गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव करें, तो पहले किसका एक्सेलरेशन मानते हैं? गाड़ी का। तो चलो गाड़ी का एक्सेलरेशन बी हमको दे रखा है ना, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन बी मान लेते हैं। अब तुम आराम से बताओ कि गाड़ी का एक्सेलरेशन बी है, तो इससे सटे हुए इस ब्लॉक ए का भी एक्सेलरेशन बी तो होगा ही, है ना? बोल सकते हैं कि गाड़ी का एक्सेलरेशन बी है तो इससे जुड़ी हुई इस पुली का भी एक्सेलरेशन बी होगा, है ना? समझते हो तुम? कि गाड़ी का एक्सेलरेशन बी है, तो उससे जुड़ी हुई इस पुली का भी एक्सेलरेशन बी होगा और उससे सटे हुए इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन बी तो होगा ही, लेकिन साथ में गाड़ी के रिस्पेक्ट में ऊपर की ओर भी स्लाइड कर रहा है, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में इसका कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होगा, जिसको चलो ए रिलेटिव बोल देते हैं। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, हम पक्का बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक के एक्चुअली 2-2 एक्सेलरेशन होंगे। गाड़ी से सटा हुआ इससे बी और गाड़ी के रिस्पेक्ट में ऊपर की ओर फिसल रहा है इससे ए रिलेटिव, ये 2-2 एक्सेलरेशन होंगे। बस अब हमको बी और ए रिलेटिव में रिलेशन निकालना है। बस उसके लिए अपना वही कांस्टेंट रिलेशन वाला मेथड लगाएँगे। बस हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेट रस्सी है उसको कंसीडर करते हैं, हर एक लेन को मान लेते हैं। तो चलो इस लेन को L1 और इसको L2, बस अपना वही तरीका, ये होता है ब्लॉक्स मूव करेंगे तो L1 भी चेंज होगा, L2 भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का एडिशन या रस्सी की टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो पहली स्टेप में L1 प्लस L2 रस्सी की टोटल लेंथ होगी जो कि कांस्टेंट रहेगी। फिर एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dL1 by dt प्लस dL2 by dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बस अब सबसे मेन पार्ट है इनकी वैल्यू रखना। चलो पहले dL1 by dt देखते हैं। तो बताओ dL1 by dt क्या होगा? L1 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इसको कौन चेंज करेगा? दीवार और पुली। बताओ दीवार फिक्स है तो इसके कारण तो रेट ऑफ चेंज 0, और देखते बताओ कि जो पुली है वो बी की रेट से दीवार से दूर जा रही है, मतलब बी की रेट से इस फासले को बढ़ा रही है इससे रेट ऑफ चेंज प्लस बी, तो नेट रेट ऑफ चेंज 0 प्लस बी। अब सबसे मेन चीज है dL2 by dt तो आराम से बताओ कि dL2 by dt क्या होगा? L2 में रेट ऑफ चेंज, है ना? तो dL2 by dt क्या होगा? L2 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज। तो बताओ इस फासले को कौन चेंज करेगा? एक तो ये पुली चेंज करेगी और ये ब्लॉक ए चेंज करेगा, है ना? बस dL2 by dt इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इसको कौन चेंज करेगा? ये पुली और ब्लॉक ए चेंज करेगा। अब देखो तुम आराम से बताओ कि पुली का भी ये वाला एक्सेलरेशन बी है और ब्लॉक का भी ये वाला एक्सेलरेशन बी है, तो इस बी वाले एक्सेलरेशन के कारण तो दोनों साथ-साथ मूव करेंगे, मतलब ये एक्सेलरेशन इस रिलेटिव फासले को चेंज नहीं करेगा। बताओ इस रिलेटिव फासले को कौन चेंज करेगा? केवल ये ए रिलेटिव ये रहेगा। दोस्तों आराम से बताओ, ये जो ब्लॉक है वो ए रिलेटिव की रेट से पुली के पास आ रहा है, मतलब ए रिलेटिव की रेट से इस फासले को घटा रहा है और घटा रहा है इससे रेट ऑफ चेंज माइनस ए रिलेटिव। तो बस इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा? माइनस ए रिलेटिव प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ ए रिलेटिव इक्वल टू बी आ गया। मतलब बोल सकते हैं कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का ऊपर की ओर फिसलने वाला एक्सेलरेशन भी ए रिलेटिव इक्वल टू बी होगा। तो बस अब हमको पूछा है कि इस ब्लॉक ए का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा वो पूछा है।
है ना? तो हमको पूछा है कि ब्लॉक ए का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। ये तो हम साफ-साफ देख सकते हैं कि बता इस ब्लॉक ए के एक्चुअली 2-2 एक्सेलरेशन है। ये हमको अच्छे पता है। इस ब्लॉक ए के एक्चुअली 2-2 एक्सेलरेशन है। एक तो गाड़ी से सटा हुआ है इससे बी तो होगा ही, और गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसल रहा है तो ए रिलेटिव भी होगा, उसकी वैल्यू भी बी है। तो बताओ इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बीच में होगा। ये तो पक्का बोल सकते हैं। इसके एक्चुअली 2-2 एक्सेलरेशन होंगे, है ना? इस गाड़ी से सटा हुआ है इससे बी तो होगा ही, और गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसल रहा है इससे ए रिलेटिव भी होगा, उसकी वैल्यू भी बी है। तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में होगा। और बताओ इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह भी बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, रूट 2b। और ये दोनों बराबर है, इससे रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा, 45 डिग्री एंगल पर होगा। तो बस हम बोल सकते हैं कि ये जो ब्लॉक ए है उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब रूट 2b, और डायरेक्शन बिल्कुल 45 डिग्री एंगल ऐसी होगी देखना। या इस ब्लॉक ए के रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो बी आगे की ओर मतलब इसको बी आई कैप बोल सकते हैं, और एक ये रिलेटिव एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू बी है वो ऊपर की ओर है मतलब प्लस बी जे कैप। तो इसके रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में बी आई कैप प्लस बी जे कैप लिख सकते हैं। ये तो ध्यान रखना कि अगर हमको पूछता कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन, तब तो केवल ए रिलेटिव ही होता है जिसकी वैल्यू केवल बी लिखते हैं, लेकिन इस बार हमको गाड़ी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा, हमको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछा है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, तो एक्चुअली तो इसके दो दो एक्सेलरेशन होंगे। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, किसी ने एक्सरसाइज 1 के पार्ट फर्स्ट का E4 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन के पहले एक मैं बहुत मामूली सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये लेकिन ये बेवकूफ बनाने के लिए अपने एग्जाम में कई बार ये चीज पूछी जाती है, ठीक है? ये तो देखो, जैसे इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि m मास का कोई ब्लॉक है जो जमीन की सरफेस के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ है, मतलब मुर्दे के टाइप से रुका हुआ है, ठीक है? ये ना वही कि ग्राउंड की सरफेस है, उसके ऊपर m मास का ब्लॉक बिल्कुल स्टेशनरी पड़ा हुआ है, मतलब रुका हुआ है। तो बस ये तो बस अब हमको पूछा है कि इस ब्लॉक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मतलब नेट फोर्स कितना होगा वो देखना है ना? हमने बहुत भारी-भारी चीजें तो निकाल ली हैं, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब तो हमने निकाल लिए हैं, लेकिन इस बार हमको पूछा है कि इस ब्लॉक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मतलब नेट फोर्स कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो देखो कभी भी रिजल्टेंट या नेट फोर्स पूछे तो मूर्ख लोग तो इस पर फोर्स ढूंढने बैठ जाते हैं कि एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, जमीन के कारण धक्का n लगेगा, और भी ऐसे बहुत सारे फोर्स ढूंढने बैठ जाते हैं, ठीक है? लेकिन है ना, लेकिन तुमको क्लियरली बता रहा हूँ कि अच्छे ध्यान रखना कि अगर पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी हमको रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स पूछा हो तो तुरंत समझ जाना कि इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है ना? ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स पूछा हो तो गधों टाइप से फोर्स मत ढूंढने बैठ जाना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स पूछा है मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है। और बताओ न्यूटन, ये बताओ न्यूटन सेकंड लॉ से हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस तुरंत समझ गए कि रिजल्टेंट फोर्स पूछा मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है। तो बस तुम बताओ ये ब्लॉक परमानेंटली वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो होगी और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगा, है ना? तो ध्यान रखना तुम यार कि कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है उस पर रिजल्टेंट फोर्स पूछा है ना, ठीक है? तो आगे तुम अच्छे ध्यान रखना, ये आगे अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी हमको रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स पूछे तो मूर्खों टाइप से फोर्स मत ढूंढने बैठ जाना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स पूछा है मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है। और
न्यूटन भगवान का नाम लेकर के बोल सकते हैं कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस ब्लॉक परमानेंट यहीं कहीं पड़ा हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स भी आंखें बंद करके जीरो ही होगा। ठीक है, तो अगर तुम गधों टाइप से सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो जीरो आ ही जाएगा, है ना। मूर्खों टाइप से अगर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालो, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg लग रहा है, एक जमीन के कारण धक्का n लग रहा है, और दोनों की वैल्यू बराबर है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ भी जाएगा। लेकिन मूर्खों टाइप से फोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से करना है, ठीक है। बस पूरी फिजिक्स में बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो लास्ट बार बोल रहा हूं मैं कि कभी भी किसी क्वेश्चन में नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स पूछे तो गधों टाइप से फोर्स ढूंढने मत बैठना, समझ जाना कि रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है। और आंखें बंद करके लिख सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, इसी पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। ये देखो, जैसे इस बार हमको दे रखा है कि थीटा एंगल का कोई स्मूथ इंक्लाइन है जो बिल्कुल फिक्स है, और उसके ऊपर m मास की किसी ब्लॉक को रख दिया है। ये तो हमको अच्छे पता है कि स्मूथ इंक्लाइन पे अगर ब्लॉक को, है ना, हमको पता है कि स्मूथ इंक्लाइन से अगर ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ब्लॉक इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड करेगा, और हमको पता है कि स्मूथ इंक्लाइन से ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से स्लाइड करता है, g sin थीटा इतने एक्सेलरेशन से स्लाइड करता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन, इतनी भारी भारी चीजें तो हम कई बार निकाल चुके हैं, लेकिन इस बार हमको पूछा है कि इस बार इस ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है ना। हमको ये पूछा है कि इस बार ब्लॉक पर लगने वाला नेट या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है। ठीक, तो मूर्ख लोग तो इस पे फोर्स ढूंढने बैठते हैं, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg, पता नहीं mg के कंपोनेंट करते हैं, फिर इंक्लाइन के कारण धक्का या नॉर्मल रिएक्शन n, और गधों टाइप से इन सब का रिजल्टेंट निकालने बैठते हैं, ठीक है। लेकिन, है ना, लेकिन मैंने तुमको बिल्कुल अभी चमका कर बताया था, है ना, अभी बिल्कुल चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी रिजल्टेंट फोर्स पूछे तो गधों टाइप से फोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स पूछा है मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है। और न्यूटन सेकेंड लॉ से हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर भी रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास तो m और स्मूथ इंक्लाइन पे फिसल रहा है, इससे एक्सेलरेशन g sin थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स इतना आ गया। और अगर गधों टाइप से सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर निकालोगे, ठीक, mg नॉर्मल रिएक्शन सब का रिजल्टेंट निकालोगे तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन फालतू का इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब तुमको कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब तुम डायरेक्ट आंसर देना, ठीक है। जैसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं बारिश की कोई बूंद है ना वही कि बारिश की कोई बूंद है जो बादलों से गिर रही है। तो हमको पता है कि शुरू में तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन बूंद पर पीछे की ओर एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी लगता है, और उस एयर के रेजिस्टिव फोर्स के कारण कुछ टाइम के बाद इस बूंद की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ये होता है कि शुरू में तो बॉल, सॉरी, फिर पानी की जो बूंद है उसकी शुरू में तो वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन एयर के रेजिस्टिव फोर्स के कारण कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो हमको दे रखा है कि पानी की बूंद कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमको डराने के लिए पूछा है कि पानी की जो बूंद है उस पर लगने वाला नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है। ये तो जो मूर्ख इंसान होंगे वो तो इसमें भी फोर्स ढूंढने बैठेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स mg, एयर का रेजिस्टिव फोर्स, बॉयंसी फोर्स, ऐसे फोर्स ढूंढने बैठेंगे। लेकिन मैंने तुमको चमका करके बताया था कि अगर कभी भी रिजल्टेंट फोर्स पूछे तो मूर्खों टाइप से फोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुरंत आना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स पूछा मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है।
तो बस तुम आराम से बताओ, ये जो बूंद है वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बस बूंद की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। बस अब रिजल्टेंट फोर्स पूछा है तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आंखें बंद करके बोल सकते हैं, इस बूंद पर भी रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। उस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो रिजल्टेंट फोर्स भी 0। अगर गधों से सारे फोर्सेस देखोगे और उसका रिजल्टेंट निकालोगे तब भी 0 ही आएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो भी बताना। जैसे इस बार हमको दे रखा है कि कोई एरोप्लेन है ना, जैसे अपना राफेल जो एरोप्लेन है जो फ्रांस से लिया है वो, ठीक है। मान लेते हैं कोई एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन 350 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ कि कोई एरोप्लेन है ना, कोई एरोप्लेन है, ये 350 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसा मूव कर रहा है। तो हमको पूछा है कि इस एरोप्लेन पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है। डायरेक्ट आंसर बताओ कितना होगा। चलो हम कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एरोप्लेन 350 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से और बिल्कुल 60 डिग्री एंगल पर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है। ठीक, तो जो मूर्ख लोग होंगे वो तो इसपे फोर्स ढूंढने बैठेंगे कि एरोप्लेन पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg, बॉयंसी फोर्स, एयर का रेजिस्टिव फोर्स, फिर ऊपर की ओर लिफ्ट फोर्स, ऐसे फोर्स ढूंढने बैठेंगे तो पूरे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन होगा और वो भी गलत होगा। देखना, देखो इसीलिए मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी रिजल्टेंट फोर्स पूछा हो तो गधों टाइप से फोर्स ढूंढने मत बैठना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स पूछा है मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है। तो बस तुम देखते ही बताओ, तुम देखते ही बताओ कि एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है मतलब इसकी, है ना, मतलब इस एरोप्लेन की वेलोसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है। और तुम बताओ इसका वेलोसिटी वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज 0 होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बस अब रिजल्टेंट फोर्स पूछा है तो बस भगवान का नाम लेकर के बोल सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस इसका वेलोसिटी वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसका बड़ा भाई रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा। तो ध्यान रखना, ये पूरी फिजिक्स में कभी भी रिजल्टेंट फोर्स पूछा हो तो समझ जाना एक्सेलरेशन पूछा है। मतलब मैं बोलूंगा रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन तुमको सुनाई क्या देना चाहिए, एक्सेलरेशन। और रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आंखें बंद करके कर सकते हो। ये तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब ये जो E4 क्वेश्चन पूछा था वो इजीली कर सकते। हाँ बच्चों, ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, तो बस अब ये E4 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो देख लेना इस क्वेश्चन में, तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई चेन है ना, इसमें हमको दे रखा है कोई चेन है जिसमें ऐसी 5 लिंक्स है, मतलब ऐसी 5 ऐसी कड़ियां हैं। ये ध्यान रखना कि कोई चेन है जिसमें 5 लिंक्स है, मतलब 5 कड़ियां हैं जो सब आपस में जुड़ी हुई हैं। और हमको दे रखा है कि हर एक लिंक या हर एक कड़ी का मास 100 ग्राम है, मतलब 0.1 केजी है। ये तो चेन में ऐसी 5 लिंक्स हैं और हर एक कड़ी का मास 0.1 केजी है, तो इस चेन का टोटल मास कितना हो जाएगा 0.5 केजी। अब देखो इस चेन को ऊपर की ओर मूव कराना है तो उसके लिए हम ऊपर की ओर अपनी ओर से कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक, चेन को ऊपर की ओर मूव कराने के लिए अपनी ओर से हम फोर्स F लगा रहे हैं और इस फोर्स के कारण ये पूरा सिस्टम या पूरी चेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हम अपनी ओर से जो फोर्स F लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि चेन की जो भी कड़ियां हैं उनके बीच आपस में लगने वाली टेंशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। तुम खुद बताओ कि चेन की जितनी भी कड़ियां हैं उनके बीच टेंशन ही क्रिएट होगा ना। तो चेन की जो भी कड़ियां हैं उनके बीच आपस में लगने वाला टेंशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। और सी पार्ट में पूछा है कि हर एक कड़ी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमको पूछा है कि ये फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि ये चेन
जो इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं ना, तो उसके लिए हमको अपनी ओर से जो F फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमको अपनी ओर से F फोर्स कितना लगाना होगा वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि फर्स्ट पार्ट में हमको केवल एक्सटर्नल फोर्स F निकालना है, बाकी इन कड़ियों के बीच में लगने वाले टेंशन फोर्स को छुपाना है। तो देखते ही बताओ कि फर्स्ट पार्ट में हमको ये जो केवल एक्सटर्नल फोर्स F है वो ही निकालना है। बाकी इन कड़ियों के बीच वाले लगने वाले टेंशन फोर्स को छुपाना है। तो बीच वाले सारे टेंशन्स को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरी चेन को एक साथ कंसीडर करेंगे, मतलब एक सिस्टम के टाइप से मान लेंगे, है ना? ये समझते हो? हमको केवल एक्सटर्नल फोर्स F निकालना है, बाकी इन कड़ियों के बीच में लगने वाले टेंशन फोर्स को छुपाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सारी कड़ियों को, मतलब पूरी चेन को एक साथ कंसीडर करेंगे, मतलब एक सिस्टम के टाइप से मान लेंगे। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, तुम समझते हो कि एक साथ कंसीडर करने से क्या फायदा होगा? बीच वाली सारी टेंशन होते हुए भी छुप जाएंगी, है ना? तो सबको एक साथ कंसीडर करेंगे तो बीच वाली सारी टेंशन होते हुए भी छुप जाएगी। बस अब पूरे सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे। बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर ऊपर की ओर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? F। और पूरे सिस्टम पर नीचे की ओर ले जाने वाला फोर्स कौन सा होगा? पूरी चेन का टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स M टोटल इंटू जी। तो बताओ, M टोटल तो कितना है? 0.5 इंटू जी। तो 0.5 इंटू जी करेंगे तो ये 5 न्यूटन, है ना? तो बस पक्का बोल सकते हैं कि पूरी चेन को एक साथ लेंगे तो बीच वाली टेंशन होते हुए भी छुप जाएगी। बस पूरे सिस्टम पर ऊपर की ओर ले जाने वाला फोर्स कितना है? F। और पूरे सिस्टम पे नीचे की ओर ले जाने वाला फोर्स टोटल ग्रेविटेशन फॉर M टोटल इंटू जी, मतलब 5 न्यूटन। बस बताओ, ऊपर की ओर ले जाने वाला फोर्स F और नीचे की ओर 5 न्यूटन। तो बताओ रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा? F माइनस 5। और बताओ रिजल्टेंट फोर्स टोटल कितने मास को ढो रहा है? 0.5 केजी मास को ढो रहा है। तो बताओ पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास 0.5 ये होगा। और बताओ इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमको कितना दे रखा है? 2। तो इससे सॉल्व कर सकते हो। इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो F माइनस 5 इक्वल टू 1, तो F इक्वल टू 6 न्यूटन। तो पहला पार्ट तो इजीली आ गया कि 2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना है, तो उसके लिए हमको अपनी ओर से ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाना होगा? 6 न्यूटन। तो पहला पार्ट तो इजीली कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखना। तो सेकंड पार्ट में पूछा है कि इन कड़ियों के बीच आपस में लगने वाला टेंशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ। इन सबको एक साथ लेने पर तो बीच वाली टेंशन होते हुए भी छुप जाती थी, लेकिन इस बार हमको टेंशन को छुपाना नहीं है, निकालना है। तो उसके लिए किसी भी एक कड़ी को अलग से कंसीडर करेंगे। तो चलो पहले इन दोनों, है ना? सॉरी, पहले इन दोनों कड़ियों के बीच लगने वाले टेंशन फोर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? केवल ये जो पहली कड़ी है उसको कंसीडर करेंगे, है ना? तो वही इन दोनों के बीच लगने वाला टेंशन फोर्स निकालना है, तो उसके लिए हम केवल ये जो पहली कड़ी है उसको कंसीडर करते हैं, है ना? अलग से चित्र बनाया था। तो उसके लिए हम केवल जो पहली कड़ी है उसको कंसीडर करते हैं, केवल इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मतलब देखते हैं कि ओनली ये जो पहली कड़ी है उस पर डायरेक्ट कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम बताओ कि इस कड़ी पे एक तो F फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं वो लगेगा, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 न्यूटन। उसके बाद इस कड़ी का खुद का वेट, है ना? इस कड़ी का खुद का वेट या इसका ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? 0.1 जी, मतलब 1 न्यूटन। और एक और फोर्स लगेगा। बताओ ये जो नीचे वाली कड़ी है वो ऊपर वाली कड़ी को खींचेगी या धक्का देगी? खींचेगी, मतलब टेंशन T1 लगाएगी। सबके बीच खींचाव भी जनरेट होगा ना। बस इस पहली कड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इस पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो F इक्वल 6 न्यूटन हम लगा रहे हैं वो, उसके बाद इस कड़ी का खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 0.1 जी, और एक नीचे वाली कड़ी इसको खींचेगी, मतलब टेंशन T1। बस अकेले इस कड़ी के लिए भी न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिख सकते हैं ना। चलो बताओ, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 है तो इसका भी एक्सेलरेशन 2 ऊपर की ओर होगा। बस
अकेली इस कड़ी के लिए भी न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। अकेले इस कड़ी पर भी रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू अकेले इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अकेली इस कड़ी पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना है? 6 माइनस T1 और 0.1 जी लिख देता हूँ कि अकेले इस कड़ी पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना है? 6 माइनस T1 एंड 0.1 जी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये तो अकेले इस कड़ी पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स इतना है इक्वल टू अकेले इसका मास 0.1 इंटू इसका एक्सेलरेशन 2। तो इससे तुम्हारे पास T1 आ जाएगा, है ना? तो इससे T1 कितना आएगा? 7 सॉरी T1 कितना आएगा? 5 माइनस 0.2 मतलब T1 इक्वल टू 4.8 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों कड़ियों के बीच आपस में लगने वाला टेंशन फोर्स ये 4.8 न्यूटन इतना आ गया। चलो अब अब हमको देखना है कि इन दोनों के बीच लगने वाला टेंशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो बताओ इधर टेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ओनली दूसरी कड़ी को कंसीडर करते हैं, है ना? तो वही कि इधर टेंशन निकालने के लिए अब हम केवल दूसरी कड़ी को कंसीडर करते हैं। मतलब अब केवल इस दूसरी कड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि ओनली इस दूसरी कड़ी पर डायरेक्ट कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं, है ना? बस तुम आराम से बताओ कि ओनली जो दूसरी कड़ी है, इस पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 0.1 जी मतलब 1 न्यूटन ये लगेगा, है ना? एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 0.1 जी ये लगेगा और उसके बाद बताओ और कौन-सा फोर्स रहेगा? फिर तुम बताओ कि इसके ऊपर और नीचे दोनों कड़ियाँ हैं, तो दोनों कड़ियाँ इसको खींचेंगी। तो तुम बताओ कि जो ऊपर वाली कड़ी है वो भी इसको खींचेगी टेंशन T1 से और जो नीचे वाली कड़ी है वो भी इसको खींचेगी टेंशन T2 से। सही है ना? बस इस सेकंड कड़ी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। इस पर एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 0.1 जी, उसके बाद बताओ इसके ऊपर नीचे दोनों कड़ियाँ हैं ना, तो जो ऊपर वाली कड़ी है वो भी खींचेगी टेंशन T1 से और जो नीचे वाली कड़ी है वो भी खींचेगी टेंशन T2 से। तो बस अब इसकी भी इक्वेशन लगा सकते हैं ना? बताओ अकेले सेकंड कड़ी के लिए भी रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ इस पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा? T1 माइनस T2 एंड ये 1। इस पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा? T1 माइनस T2 एंड 1 इक्वल टू अकेले इसका मास 0.1 इंटू एक्सेलरेशन 2 एंड इसमें T1 की वैल्यू रख सकते हो। तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 4.8 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास T2 आ जाएगा और डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो T2 3.6 न्यूटन आएगा। बस आगे का पार्ट तुम कर सकते हो ना? ये बताओ अब हमको इधर टेंशन निकालनी है तो केवल तीसरी कड़ी को अलग से कंसीडर करेंगे और इधर टेंशन निकालनी है तो अकेली चौथी कड़ी को भी कंसीडर कर सकते हैं या पांचवी कड़ी को भी कंसीडर कर सकते हैं। देखो ये वाली चीज तो हमने, है ना? देखो ये वाली चीज तो हमने न्यूटन्स लॉ में कई बार की थी, तो बस करने का वही तरीका कि मतलब शॉर्टकट से मतलब सबको एक साथ लेकर के तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और बीच-बीच में टेंशन पूछे तो किसी भी एक कड़ी को अलग से कंसीडर कर देंगे, मतलब किसी भी एक कड़ी का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो ए और बी जो पार्ट थे वो टफ थे, वो तो तुमने कर लिए। अब सी पार्ट सबसे आसान है, ठीक ना? है ना? तो देखो, है ना? तो देखो सी पार्ट में हमको पूछा है कि किसी भी एक कड़ी पर लगने वाला नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है ना? ध्यान रखना। इसी पार्ट में पूछा है कि किसी भी एक कड़ी पर लगने वाला नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स पूछा है। तो देखो ये चीज़ तुमको चमका कर बताई थी अभी, है ना? तो ये चीज़ तुमको चमका के बताई थी कि किसी भी एक कड़ी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, तो उसके लिए अब गधों टाइप से फोर्स ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने क्लियरली बताया था कि किसी भी कड़ी पर रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स पूछा हो, तो समझ जाना कि इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है। और आगे हम आँखें बंद करके बोल सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एक कड़ी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। है तो बस आराम से लिख सकते हैं।
कि किसी भी एक कड़ी पर लगने वाला नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसी भी कड़ी का मास कितना है 0.1 केजी इनटू हर एक कड़ी का एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ये 0.2 न्यूटन। और इसी के लिए नहीं, किसी भी कड़ी के लिए देखें, हर कड़ी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हर एक कड़ी का मास 0.1 इनटू हर एक कड़ी का एक्सेलरेशन 2। तो हर एक कड़ी या हर एक लिंक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0.2 न्यूटन होगा। और अगर तुम गधों टाइप से सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालोगे तब भी उतना ही आएगा, लेकिन फालतू का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो सी पार्ट सबसे आसान था, उसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कभी भी रिजल्टेंट फोर्स पूछा हो तो समझ जाना एक्सेलरेशन पूछा है, और रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू आंखें बंद करके मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये भी बता रहा हूँ कि ये जो मामूली सी चीज है वो इस पूरे 11th के सेशन में मुझे 30 या 40 बार बतानी पड़ेगी। हर साल यही होता है, ठीक है? क्योंकि बच्चे बेवकूफ हर जगह होते हैं, ठीक है? इंडिया में अपने बेवकूफों की कमी नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रखना, हर साल मुझे ये चीज पूरे सेशन में लगभग 30 से 40 बार बतानी पड़ती है। तो अपनी गिनती स्टार्ट हो गई, एक बार मैंने बता दी, अब गिन करके देखना। इस पूरे 11 के कोर्स में बच्चे बार-बार एक गलती करते हैं। अगर तुम स्मार्ट हो तो एक बार में समझ जाना, आगे गलती इसमें मत करना।